हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम देखेंगे आज एसएससी जीडी के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम आपको एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए हुए थे जीके के जो 2021 में पूछे गए थे और पिछली भर्तियों में पूछे जा चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जीके सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे। इन प्रश्नों से ही निकल कर मिलते जुलते आपको प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई एक विशेष टॉपिक होता है ना, कोई चीज़, उससे संबंधित प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन जैसे आपने पिछले साल का देखें आप, तो उसी पर आधारित या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे, देंगे आपको क्लास। तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेंगे आपको। ये आपका है 2019 में। कौन सा है? 2019 में लागू हुआ था। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम लागू हुआ था 19 में। अच्छा, अब इस विधेयक के लागू होने पर देश में अवैध रूप से धनार्जन, जैसे जो जमा धनराशि होती है, करने पर कारगर ढंग से निपटने से में मदद मिलेगी। जो अवैध रूप से धन इकट्ठा कर लेते हो लोग, उसमें। अच्छा, इस तरह की योजनाओं के जरिए गरीबों और भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई जो हड़प ली जाती है, इस पर भी जो है प्रतिबंध लगेगा, लगाम लगेगी। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कब? 2019। किस मंत्रालय ने कुछ ये सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? शिक्षक पर्व का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो यह है आपका सही उत्तर, शिक्षा मंत्रालय ने किया। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। उत्तर नंबर ए हो जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10 और 11 सितंबर 2021 को शिक्षक पर्व के तहत ऑनलाइन माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। अच्छा, देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है एक। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना जाता था। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें सैन्य कमांडरों को जो इकाई सौंपी गई थी, प्रादेशिक इकाइयाँ, उनको किस रूप में जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था, नोट कर लीजिए, इक्ता। किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। ए है। और सुन लीजिए, इक्ता एक ऐसी भू क्षेत्र होता है था पहले सल्तनत काल में, जो सैनिक या असैनिक अधिकारियों, अब जैसे मुख्यतः सैनिक जो होते हैं, उनको उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। बड़े इक़्तिदारों को मुक्ता, बली या मलिक भी कहा जाता था। तो आपने समझ लिया होगा, इक्ता एक ऐसा भू क्षेत्र होता है जो सैनिकों और उनके अधिकारियों को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखेंगे, 2020 में निम्नलिखित में किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? ये क्वेश्चन आ चुका है, किसने जीता था? तो देखिए, ए है ऑप्शन, आर्यन संबालिंका। ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें भी कुछ सुन लीजिए, हो सकता है कुछ दे दे मिलता जुलता परीक्षा में। तो ये 2020 में बेलारूस है। आर्यना सबालेंका कहाँ की थी? बेलारूस की थी। ने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब तब जीता था। इससे पूर्व सबालेंका ने 2019 में अपना पहला अमेरिका ओपन ग्रैंड स्लैम जीता। इससे पहले इन्होंने अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2019 में जीती थी। अगला देखेंगे, जीके का प्रश्न है एक, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ आपको मालूम होना चाहिए कौन सी हैं। देखिए, घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है, क्या है? घाट प्रभा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, कृष्णा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ भी देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी घाट प्रभा तो है ही है, उसके अलावा कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा, वारणा, मालप्रभा, ठीक है, ये भी हैं। इसके अलावा अगला देखेंगे,
31। 2020 में पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की धनराशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। मतलब कौन सी धनराशि 7.5 लाख पहले मिलती थी, इस समय मिलेगी अब 25 लाख 2020 में। तो ये हो जाएगी आपकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि 25 लाख कर दी गई है। 25 लाख रुपए मिलेंगे इसके तहत। और हो सकता है, अच्छा ये प्रश्न आ जाए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आप इसको लिखेंगे कब हुई, 1991 और 92 में। ठीक है, 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई। यह भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान भी है। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये खेल जगत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है। अब पहले 7.5 थी, अभी मिलेगी 25 लाख। एक पॉइंट और है इसमें, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। जो राजीव गांधी के समय शुरू हुई थी 1991 से, अब उसमें नाम इसमें कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको आप किस नाम से जानेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2021 से कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हमने आपको काफ़ी पॉइंट उसमें बताएं। सेबी, देखिए सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सेबी का कार्यालय, अच्छा सेबी को अगर हिंदी में कहना हो तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन ना मिले आपको, लेकिन ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर लगाइए, पढ़िए जरूर। एक देखिए 12 अप्रैल से भी स्थापना, और कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ये 1988 को हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई किस ऑप्शन में है? बी में। नोट कर लीजिए, मुंबई में है इसका ऑफिस, मुंबई में है। कौन सा युग्म गलत है? बताना है गलत युग्म कौन सा है। देखिए अहोम राजवंश असम सही है, असम में अहोम राजवंश ने शासन किया। गणपति राजवंश कहाँ है? उड़ीसा में, ये भी सही है। मेवाड़ राजस्थान, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी, ये गलत है। शर्की राजवंश ने पंजाब में शासन नहीं किया था। सरकी वंश की स्थापना जो थी वो ख्वाजा जहान ने की थी, जो कि महमूद के दरबार में वजीर के पद पर था। ठीक, देखिए देखिए अगला देखें, शिशुओं के जन्म के समय में कौन सी हड्डी नहीं होती है? शिशुओं का जब जन्म होता है तो कौन सी हड्डी प्रश्न में है नहीं होती है, ये बताना है। कौन सी नहीं होती है? आपका आंसर हो जाएगा ए, जानुका हड्डी नहीं होती है। ये हड्डी जो होती है वो अनुपस्थित होती है। जन्म के समय शिशु में अधिकतम अच्छा कितनी हड्डी होती हैं, प्रश्न ये पूछ लिया जाए तो जन्म के समय होती हैं 300 हड्डियाँ। ठीक है, जुड़ते जुड़ते कितनी हो रह जाती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती? 206। मालूम होगा आपको, 206 हड्डियाँ मानव शरीर में होती हैं। जन्म के समय 300 होती हैं। और जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? ये जानुका नहीं होती, गाल होती है, श्रोणि होती है, कालर होती है। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको देखेंगे। नेपाल के जो कवि थे भानुभक्त आचार्य, उन्होंने संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। किसका किया था? योग सूत्र का, मनुस्मृति का, महाभारत का कि रामायण का? तो इन्होंने रामायण भाषा का, नोट कर सकते हैं, रामायण भाषा का इन्होंने संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था।
भानुभक्तीय रामायण नेपाली से प्रकाशित पहला महाकाव्य ये माना भी जाता है। अगला देखेंगे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक वन कहाँ हैं 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताना है। ये आपका है आंसर मध्य प्रदेश। नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा 2019 की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हुई थी, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं। वही सर्वाधिक वनावतरण वाला राज्य, सर्वाधिक वनावतरण आ गया प्रतिशत के हिसाब से, तो आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय में कितना, 85.41। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश में कितने 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष क्षेत्र से के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। 33% वन कम से कम होना चाहिए कुल भारत में। एक है 37 नंबर वाला, रात में खिलता है फूल, उसका नाम बताना है। ये आप एंजल्ड ट्रम्पेट नोट कर लीजिए चाहे। कौन सी सर्विंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक पूछे गए थे। सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, तो इसके भारतीय इस पुस्तक के लेखक होंगे भूतपूर्व जो आरबीआई के गवर्नर थे। कौन थे गवर्नर जनरल इसमें, वे ये भी थे, रह चुके हैं, विमल जलाम। ये ए है रघुराजन जो थे, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर जनरल, इन्होंने रघुराम राजन जी ने 23वें गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। देखिए अगला देखेंगे, नवंबर 2020 में भारत एक ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। किस नंबर का था, तो इसमें होगा चौथे नंबर का हो गया है। तो भारत अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम रखने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन है, वह है अमेरिका है, रूस है और चीन है। स्वयं नेविगेशन सिस्टम इनका है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का चौथावां स्थान है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसने, इसरो ने विकसित किया है। किसने विकसित किया, इसरो ने। ठीक, अगला देखेंगे, देखिए में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थलों पर मिली थी जिसे इंजीनियर पंजाब से वर्तमान के पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो कौन सी ऐसी वस्तु हड़प्पा पे मिली थी जिसमें इंजीनियर पंजाब के वर्तमान के पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे, वो कौन सी वस्तु थी ये बताना। वो थी आपकी ईंटें, ए है ऑप्शन। अच्छा, मुल्तान और लाहौर के बीच लगभग 160 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में 1850 के दशक के मध्य में खुदाई से प्राप्त हड़प्पाई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला देखें, एलिफेंटा की गुफा, ये कुछ पूछता है, एलोरा, अजंता, ये और गुफा सब ऐसे प्रश्न भी आते हैं बहुत। अच्छा, इसको देख लीजिए, एलिफेंटा गुफा मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं और किस संप्रदाय से संबंधित चित्र दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं भगवान शिव से संबंधित। तो एलिफेंटा गुफाओं को वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में विकसित किया गया है। ये नोट कर लीजिए अगर ना मालूम हो आपको। 1987 यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। कहाँ, एलिफेंटा की गुफाओं को घोषित किया गया। यहाँ की गुफाओं में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, यम, गणेश, शंकर तो आदि की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ शैव धर्म से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण शिल्प मिलते हैं। किस धर्म से, शैव धर्म से संबंधित। एलिफेंटा गुफाओं में शैव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का प्रयोग का संग्रह है। ठीक है, शैव संप्रदाय, एलिफेंट गुफाओं में शैव।
बाकी चीज़ें हमने आपको बताई दी। एलिफेंटा गुफाओं में इसमें विश्व धरोहर के रूप में 1987 में घोषित किया गया। प्रसिद्ध लाहो किस राज्य से संबंधित है? लाहो किस राज्य से संबंधित नृत्य है? लाहो है आपका मेघालय से संबंधित। इसे चीपिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लाहो को आप चीपिया सॉरी चीपिया नृत्य के माध्यम से भी जाना जाता है और यह जयंतिया जनजाति लोगों में बहुत लोकप्रिय है। मेघालय के में लाहो, जिसे आप चीपिया लोक नृत्य के नाम से जानते हैं, यह जयंतिया जनजातियों द्वारा किया जाता है नृत्य। ऑपरेशन थंडर पूछा गया है। क्या है ऑपरेशन थंडर? तो यह पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। भारतीय प्रशुल्क विभाग ने इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के सहयोग से संयुक्त राज्य अमीरात को भेजी जा रही 18 टन चंदन की लकड़ी को शिपमेंट को पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। अच्छा, उसी के अनुसार ये पर्यावरण अपराधों के लिए कार्रवाई, ये थंडर के नाम दिया गया है, पर्यावरण के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं। लिखा, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? शिशु संततियों को जन्म देते हैं उन जीवों क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जिरायुज। क्या कहते हैं? जिरायुज। ये 44 का आपका हो जाएगा ए। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की विजेता पूछा गया था, तो इसकी है रानी रामपाल। अगला है, कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है? ग्रामीण परिवारों को कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है, ये बताना। देखिए, ये सब हैं, कृषि व्यापारी हैं, सहकारी ऋण समितियां हैं, क्षेत्रीय बैंक है, ये प्रदान करते हैं। केवल आपका वित्त मंत्रालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को ऋण प्रदान नहीं करता है। बाकी ये तीनों करते हैं, बी सी और डी करते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। अगला है, डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियां और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुहाना। किसका कहते हैं? मुहाना। मुहाना देख लीजिए, मुहाना जिसे कहते हैं एस्चुअरी, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ समुद्र का खारा जल नदियों के ताजे जल के साथ मिलता है। एस्चुरी का निर्माण उच्च ज्वार वाले क्षेत्रों में होता है। 48 में, किस भारतीय सितारवाद को प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो पहले मौखिक परंपरा के रूप में बढ़ती रहीं? तो पहले मौखिक परंपरा के रूप में बढ़ती गई, तो उसको संकेतन प्रणाली के रूप में किसने विकसित किया? मतलब ये नोट कर लीजिए, विष्णु नारायण भातखंडे ने। तो भारतीय सितारवादक और जो प्रमुख संगीतज्ञ हैं विष्णु नारायण भातखंडे ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया उन्होंने। अगला देखेंगे, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु दिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज की कटौती के रूप में तक की राशि का दावा किया जा सकता है। कितने रुपए तक की राशि का दावा किया जा सकता है? तो ये आपके 1.5 लाख है। ठीक। अगला है, अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसमें से तो आपका है, कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो इसमें है कि संसद में गणपूर्ति।
कौन सा ऑप्शन होगा? संसद में गणपूर्ति। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक। गणपूर्ति देखिए होती है कोरम संख्या की न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति से संसद का कार्य संपादित होता है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग? 10वां भाग होता है। संसद में गणपूर्ति कोरम का प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, केवल ये संशोधित किया जा सकता है केवल साधारण बहुमत द्वारा। तो कौन सा है वो? आपका ऑप्शन ए फिर से हम लिखे देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एसएससी जीडी के जो 20 क्वेश्चन है मैंने आपको बताए। ठीक है, जी के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ये पूछे गए हैं, सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो देते रहेंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा। चलिए फिर मिलेंगे, और अधिक से अधिक हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हम तो आपको करेंगे सपोर्ट। ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।